तो शुरू करेंगे आज की क्लास। मैं आपको जा रहा हूँ शेयर करने स्क्रीन। एक बार जरूर बताइएगा कि स्क्रीन सभी को दिख रही है या नहीं। दिख रही सर। दिख रही है सर। चलिए, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या रहेगा? आज जो हमारी टॉपिक है वो है श्वसन तंत्र यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम से अभी मैं बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाया हूँ जो जितने टाइप के क्वेश्चंस आपके किसी भी एग्जाम में बनने हैं, चाहे वो DSSB हो, जो स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन आता है ना, सिंपल टाइप में क्वेश्चंस भी आते हैं और मैच द कॉलम भी क्वेश्चंस है। तो सारे क्वेश्चंस लाया हूँ सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक से अप्रॉक्स आपका 100 PYQs और MCQs मिला के लाया हूँ, सिर्फ एक टॉपिक से। और टॉपिक क्या है आपका? रिस्पिरेटरी सिस्टम। ये आज पहली बार नहीं है, ऐसा क्लास हम लोग हमेशा लेते हैं। जो लोग नए आए हैं उनको बता दूं कि एक टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आपको किसी भी चैनल पर या कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ एक टॉपिक पार्टिकुलर। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मिलेगा भी तो सिंपल वाला क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी होगा और हर टॉपिक से क्वेश्चन जहाँ पूछा जाता है एग्जाम में वो सब मिलेगा। तो शुरू करेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है कि रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। आप सबको पता है कि हमारे शरीर में कोशिकाओं को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? देखिए, हमारा शरीर दो चीजों पे काम करता है, एक है ऑक्सीजन और दूसरा कौन सा है? न्यूट्रिशन। क्या है? एक ऑक्सीजन और दूसरा न्यूट्रिशन। इन दोनों पे ही हमारा शरीर काम करेगा। अगर ये दोनों ही मिलना बंद हो जाए तो इस स्थिति में मानव की मृत्यु हो जाती है। इसी तरीके से हमारे जो आपका गाड़ी चलाते होंगे, चाहे बाइक चलाते हो, चाहे आप 4 व्हीलर चलाते होंगे, उसको भी दो चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, मोबिल डीजल या फिर मोबिल पेट्रोल या फिर CNG, है ना। उसी प्रकार से मनुष्य के शरीर को भी दो चीजों की आवश्यकता होती है, पोषक तत्व और ऑक्सीजन की, जिसे किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो श्वसन के द्वारा पूरा किया जाता है। क्योंकि जब तक हम ऑक्सीजन अंदर नहीं लेंगे या बिना ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा तो आपका ऑक्सीजन अंदर नहीं हुआ। ठीक है, गैस अंदर नहीं गया तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? तो कहने का यहाँ मतलब क्या हुआ? यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही जरूरी होता है। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा ही ऑक्सीजन को सप्लाई पूरे शरीर में और उसके बाद शरीर के हर कोशिका में संभव हो पाती है। ठीक है, अब देखिए, हमारा जो शरीर होता है वो इसमें आपके दो प्रकार की रिस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। जो हम श्वसन की प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार से होती है, एक होता है इंस्पायरेशन और दूसरा होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब क्या है? जब आप वायुमंडल से हवा को अपने फेफड़ों में प्रवेश करते, खींचकर अपने फेफड़ों तक लाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को इंस्पायरेशन कहते हैं। और जो आप क्या करते हैं, जो पहले से आपके फेफड़ों में हवा मौजूद होती है उसे वापस से वायुमंडल में छोड़ देना एक्सपायरेशन कहलाता है, यानी इन एक्सहेलेशन भी कहलाता है। ठीक है, ये समझिएगा। अब आपको बता दूं कि जो प्रोसेस होता है सांस लेने की, उसमें इतने सारे अंगों से होकर चलता है। सबसे पहला नॉस्ट्रिल आता है, जहां से आपकी प्रक्रिया शुरू होती है। उसके बाद नसल पासेज होता है, नाक की प्रक्रिया। फिर नसल कैविटी में जाता है हमारा गैस। उसके बाद फेरिक्स में, फिर लैरिक्स में,
फिर ट्रैकिया जिसको कि हम विंड पाइप कहते हैं, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर ब्रोंकी में जाता है, ब्रोंकियोल्स में जाता है, और फिर वहां से एल्वोलाई के साथ ब्लड कैपिलरीज में जाकर ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है। तो इतना बड़ा प्रोसेस से होता है, आपको ये समझना है। ठीक, तो ये हमारा मेन यहाँ। अब हम बात करेंगे फंक्शन और रिस्पिरेटरी सिस्टम। इसका फंक्शन क्या होता है, तो देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेज, कभी भी पूछे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, ह्यूमिडिफिकेशन, मतलब नमी बनाए रखना, शरीर में तापमान नमी बनाए रखना, ठीक है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को ऑक्सीजन देना, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेन वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर का वॉल्यूम शरीर में मेंटेन रखना। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीच, जो आवाज आप निकालते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं रिस्पिरेटरी सिस्टम का ही एक अंग है, जिसको क्या कहा जाता है, स्पीच के लिए कौन जिम्मेदार है, लैरिंक्स, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पर रिस्पिरेशन। अब देखिए वो रिस्पिरेटरी सिस्टम था, रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारे पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपने पढ़ा नसल कैविटी है, लंग्स होता है, ट्रैकिया होता है ना, डायफ्राम होता है, ये सारे पार्ट्स है, ब्रोंकियल्स होता है, ब्रोंकी होता है, एल्वोलाई होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन। हम दो प्रकार के रिस्पिरेशन करते हैं, एक होता है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन और एक होता है इंटरनल रिस्पिरेशन। देखिए दोनों रिस्पिरेशन में क्या अंतर होता है समझिएगा। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन में आपका इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों शामिल होता है। ये बहुत टेक्निकल चीज है, इतना डीप में आपको कभी भी आपने नहीं पढ़ा होगा। आप सिंपली बस इतना जानते होंगे कि हवा अंदर जा रही है, एल्वोलाई के पास आ रही है, और एल्वोलाई ने के पास जैसे ही ब्लड आया वैसे ही एल्वोलाई ने क्या किया, ऑक्सीजन दे दिया और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से ले लिया, बस इतना पढ़ा, कहानी खत्म। नहीं, अगर आप पूरा वाकई पढ़ना चाहते हैं, कायदे से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये जरूर समझना होगा कि हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है या रिस्पिरेशन के जो टाइप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन मतलब क्या होता है, जब O2 और CO2 के बीच लंग्स और ब्लड में अदला बदली हो, यानी कि आपके फेफड़ों में क्या हो, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बदला बदली हो, किसके बीच, आपके लंग्स में, ब्लड और लंग्स के बीच में, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन कहते हैं। और अभी ऊपर आपने पढ़ा था कि रिस्पिरेशन के अंतर्गत दो प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब क्या है, वायुमंडल से हवा को लिया और फेफड़े तक ले गए, और एक्सपायरेशन मतलब क्या होता है कि फिर जो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेकर आया था, वापस से फिर उसको हमने बाहर निकाला, एक्सपायर किया, और कार्बन डाइऑक्साइड हमने CO2 हमने बाहर छोड़ दिया। तो इन दोनों प्रोसेस को ही एक्सटर्नल रिस्पिरेशन कहते हैं। अब देखिए जब आपका लंग्स के बाद ब्लड, लंग्स ने क्या किया, ब्लड को ऑक्सीजन दे दिया, अब वह ब्लड लेकर जब शरीर के हर एक पार्ट्स में जाता है, हर एक कोशिका के पास जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, इंटरनल रिस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक श्वसन कहा जाता है। समझ में आ गई बात। इस आंतरिक श्वसन के 3 स्टेज होते हैं, सेलुलर रिस्पिरेशन, एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन। एनारोबिक का मतलब आप जानते होंगे कि कम समय के लिए, क्षणिक समय के लिए होता है, ठीक है। चलिए अब हम आपसे बात करेंगे कि जो हमारा रिस्पिरेटरी कि जितने भी ऑर्गन रिस्पिरेटरी सिस्टम में शामिल होते हैं, उन सबको जानने के लिए हम उनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा होता है लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसमें क्या क्या आता है, अपर में नोज, माउथ, फेरिंक्स और लैरिंक्स, और लोअर में क्या आता है, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स एंड लंग्स, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे। अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्या होता है, नाक गुहा, नोज से हम सांस को अंदर लेते हैं, तो नसल कैविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जानते रहिएगा।
इसके बारे में आपको अगर डीप जानना है तो मेरी बुक मैंने बताया हुआ है, शारीरिक शिक्षा एक अंतिम ब्रह्मास्त्र, इसको ले लीजिए। ये जो आप नोट्स देख रहे हैं ये उसी बुक का पूरा उसी बुक से पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है। बुक ऑर्डर करने के लिए हमने आपको बताया था कि आप इस नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। एक और हमारा नंबर है ये यहाँ पे। सर सेकंड बुक आ गई क्या? आ रही है, एक हफ्ता और वेट कर लीजिए। आगे बात करेंगे नोज, तो ये नोज आपने पढ़ लिया। इसके बाद आपका आता है लैरिक्स, ठीक है, इसको सॉरी फेनिक्स आता है। तो फेनिक्स क्या कौन सा भाग होता है देख लीजिए। ये देखिए यहां से आप देखिएगा मेरा ये यहां से यहां तक का कौन सा भाग था, ये आपका नसल कैविटी थी, ठीक है, नसल कैविटी, ठीक। और देखिए यहां से जो यहाँ का भाग आप देख रहे हो ये कौन सी भाग है, इसी को हम फेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फेनिक्स। फेनिक्स के 3 भाग होते हैं, नेजो, ओरो और लैरिंक्स, ठीक है। इसके बाद सर सेकंड बुक एमसीक्यू है या कि थ्योरी बेस है? क्या क्लास? सेकंड बुक नहीं, ओनली जो अभी लॉन्च किया है सर वो थ्योरी बेस पे है या एमसीक्यू? ओनली पीवाईक्यूज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। लैरिक्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो लैरिक्स मतलब क्या, देखिए जैसे ही फेरिक्स यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ पर फेरिक्स खत्म होता है तो उसके नीचे जस्ट ट्रैकिया से थोड़ा सा ऊपर जो होता है उसे हम लैरिक्स कहते हैं। लैरिक्स को हम लोग स्पीच बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आता है, जैसे आपका लैरिक्स खत्म होता है तो ये जो सफेद वाला भाग आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक छल्ले टाइप का, ये आपका क्या होता है, ये होता है ट्रैकिया। क्या होता है? ट्रैकिया। और एक एग्जाम में पूछा गया था कि ट्रैकिया में जो सी आकार के छल्ले होते हैं वो नंबर कितने नंबर में होते हैं, कोई बताएगा? किस एग्जाम में पूछा गया था? 16 से 20 हाइलिन कार्टिलेज। देखिए यहाँ पर लिखा है ना 16 से 20 हाइलिन कार्टिलेज, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ये बता दूं आपको कि मैंने जो एक एक लाइन लिखी हुई है ना, ये एक एक लाइन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, यूपी टीजीटी पीजीटी यूकेएलटी दीजिए, चाहे बिहार में दीजिए, चाहे चंडीगढ़ में दीजिए, चाहे किसी भी उड़ीसा में दीजिए, कहीं भी दीजिए, लोगों ने बुक पढ़ने के बाद कई सारी गवर्नमेंट जॉब को निकाला है, ठीक है। चलिए आगे तो अभी क्वेश्चन भी आया था ये वाला सी शेप वाला आया था ये महाराष्ट्र में। हर एक लाइन पे क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, बता रहा हूँ, कोई भी लाइन इसमें बकवास नहीं लिखा हुआ है। मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि उतना ही लिखा हुआ है। देखिए कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा था, कहीं कहीं क्वेश्चन मिलेगा आपको कि ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है, देखिए 10 से 12 सेंटीमीटर लिखा है यहाँ पे, ये भी पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन सर कई बार रिपीट हुआ कई एग्जाम में, तो ट्रैकिया की लंबाई कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद पूछता है कि ट्रैकिया को और किस नाम से जानते हैं, तो ट्रैकिया इज आल्सो कॉल्ड, देखिए विंड पाइप, बताया मैंने, इस नाम से भी पूछा गया है। तो इस तरीके से मतलब मैं बता रहा हूँ ना, एक एक लाइन जो आप यहाँ देख रहे हो, हर एक लाइन एक क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा ना बहुत ज्यादा डीप इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं ज्यादातर आपको एमसीक्यूज लगवाने के चक्कर में आया हूँ ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को कर पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हमारा, जैसे ही हमारा ट्रैकिया यहाँ पर जाके खत्म होता है, फिर हमारे लंग्स शुरू हो जाते हैं, ब्रांचेस ऑफ लंग्स शुरू हो जाते हैं, जिसे हम ब्रोंकी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकी। ब्रोंकी एक देखिए जड़ के समान होता है, एक पौधे का जो जड़ देखेंगे आप, रूट देखते हैं ना, ये फैला होता है, तो दोनों तरफ लंग्स में रूट की तरफ यहाँ तक होता है बस। लेकिन जब आगे जाकर ये और सारे ब्रांचेस से बढ़ जाता है तो यही ब्रोंकियोल्स हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकी आपका बस यहीं तक होगा, ठीक है, यहाँ तक ये ब्रोंकी होगा। जब तक ये सिंगल या डबल फेज में चल रहा है तब तक ये ब्रोंकी है, लेकिन आगे चलकर जब ये छोटे छोटे और भाग में बढ़ जाता है तो वहीं पर इसको हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं, ठीक है। सर एक क्वेश्चन आता है 3 लॉब्स और 2 लॉब्स राइट और लेफ्ट करके पूछता है। वेरी गुड। अब देखिए इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया,
वो लंग्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जो लंग्स में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है नंबर ऑफ लोब्स, तो राइट वाले लंग्स में 3 लोब होते हैं और लेफ्ट वाले लंग्स में 2 लोब होते हैं। ठीक है, राइट वाले जो लंग्स का वेट होता है वो 625 ग्राम होता है, लेफ्ट वाला लंग 575 ग्राम का होता है। दोनों का शेप कॉनिकल शेप, कॉनिकल मतलब जो हम लोग स्पोर्ट्स में कोन यूज करते हैं, कोन, देखो ये कोन का आकार का होगा, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, कोनिकल शेप बोला गया। समझ में आया बात? आप जहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इनफैक्ट मैं बता दूं आपको कि थोड़ा सा और मैं इस पर अगर काम करके और डीप में लिख दूं तो ये यहाँ से आप यूजीसी नेट को भी निकाल सकते हैं सिर्फ ये किताब पढ़ के। बस मुझे थोड़ा सा और इसमें डीप थ्योरी लिखनी पड़ेगी सर चंडीगढ़ जो कि डीपी का अपकमिंग एडमिट कार्ड आ एग्जाम्स में गया आने सर। वाला है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, हर एक लाइन इस बुक का एक क्वेश्चन का आंसर है। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप कोई भी एग्जाम देकर आइएगा, स्टेट गवर्नमेंट खासकर, और अगर उसके हर एक क्वेश्चन का जवाब आप मेरे बुक में नहीं पाएंगे तो आप मुझसे कहिएगा, हर एक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो, चाहे वो करंट अफेयर से हो, चाहे वो किसी ओलंपिक, यूथ ओलंपिक, किसी भी गेम से हो, सब भी इसमें संपूर्ण चीजें हैं। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा, बहुत ज्यादा इसमें चंडीगढ़ बात का नहीं कर। डीपी एडमिट कार्ड आ गया सर, वहाँ का क्वेश्चन किस लेवल रहेंगे सर? किसका? चंडीगढ़ डीपी का एडमिट कार्ड आज आ गया है थोड़ा सर, सा बढ़िया उसका क्वेश्चन रहेगा, उसका लेवल अच्छा रहेगा, मॉडरेट लेवल रहेगा, इजी नहीं रहेगा, इस बात पे ध्यान जी सर दीजिएगा। जी मॉडरेट लेवल पे आप एग्जाम देंगे, ठीक है। तो सर। लंग्स हमारा बता दिया मैंने 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए लंग्स के अंदर जब अंतिम में आप आएंगे तो यहाँ पर एक होता है अंगूर गुच्छों के समान सबसे अंतिम कोने पर, जिसको हम एल्वेलाई कहते हैं। एल्वेलाई का मेन काम क्या होता है? एल्वेलाई का मेन काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। हम लोग बोलते हैं कि लंग्स करता है, लंग्स नहीं करता। लंग्स के अंदर जो मौजूद सबसे छोटा पार्ट होता है एल्वेलाई, वो क्या करता है, अपने पास ऑक्सीजन को सोख के रखता है। अब यही क्या करता है, जैसे इसके पास हार्ट ने ब्लड को दिया तो ये क्या करता है, ब्लड से देखो कार्बन डाइऑक्साइड वापस खींच लेता है और उसको ऑक्सीजन को दे देता है, और यहीं से ब्लड ऑक्सीजन लेकर वापस से हार्ट में चला जाता है। समझ में आया? क्योंकि यही चीज है, मेन एल्वेलाई का ही काम होता है। तो ये बात आप समझ लीजिएगा। कभी कभी ये भी पूछा गया है कि फेफड़ों में एल्वेलाई की संख्या कितनी होती है, तो कितना होता है, 70 लाख, 7 मिलियन। ये अप्रॉक्स है, कोई भी चीज करेक्ट डेटा नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो ये पूछा गया। अब बताया जाता है कि जब हम सांसें लेते हैं तो सांस लेने में हमारा जो ऊपर नीचे लंग्स का जो आपका तो डायफ्राम का आपने नाम सुना होगा। तो डायफ्राम क्यों कहा जाता है? मसल्स ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम का कहा जाता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम का जो मसल होता है उसको हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। और एक और होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होता है, ये जो आपके रिब्स होते हैं ना, रिब्स, ये जो रिब्स आप देख रहे हैं, ये जो रिब्स आपका फूल रहा है और रिब्स आपका पतला हो रहा है फिर फूल रहा है, तो ये रिब्स के ऊपर भी मसल्स होते हैं। और वो जो डायफ्राम वाला मसल्स होता है वो यहाँ होता है, लंग्स के नीचे साइड में होता है। और जो बिटवीन द रिब्स में आपके मसल्स बीच बीच में जो है, जो खाली सामान है, वहां पर जो होता है वो इंटरकॉस्टल मसल्स होता है, ठीक है। तो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो मतलब इतना ठीक है। अभी आगे चलेंगे हम लोग और आगे कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। चला जाए। आइए क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन, नए क्वेश्चन भी है, कुछ पुराने क्वेश्चंस भी हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे। हर प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला 20
क्वेश्चन हमारा है जिसको हमने बोला है सिंपल एमसीक्यू लेवल 1। इसको हमने किस लेवल पर रखा है? सिंपल एमसीक्यू है हमारा लेवल 1, ठीक है। तो इसको हमने सिंपल एमसीक्यू को लेवल 1 पे रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 में सिंपल, इसमें हम लोग बात करेंगे रिस्पिरेशन की, टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन और रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स, उनके फंक्शंस की। तो जोरदार एक्सरसाइज गतिविधि के दौरान मांसपेशियों की कोशिकाओं में किस प्रकार का शोषण होता है? बताइए। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो मांसपेशियों की कोशिकाओं में एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे पूछा है मांसपेशियों की कोशिकाओं में, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज एनारोबिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। एथलीटों के लिए श्वसन की प्रक्रिया आवश्यक है क्योंकि यह मांसपेशी के संकुचन के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, भोजन के पाचन को सुगम बनाता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, या उपरोक्त सभी? सभी। ऑल। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त उपरोक्त सभी, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करेंगे व्यायाम के दौरान हम जिसमें या हवा सांस लेते हैं उसे फिल्टर करने के लिए श्वसन अंग का कौन जिम्मेदार होता है? श्वास नली, ब्रोंकाई, एल्वोलाई, नाक गुहा। फिर बात नहीं समझे आप। नाक गुहा, नसल गुहा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसने बोला एयर तो हम लिए हैं, एयर अंदर जा रहा है, लेकिन उससे पहले नाक में ही इसको फिल्टर किया जाता है। कैसे? नाक के अंदर बाल जो आपके होते हैं ना, उन्हें सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। और जो कि धूल कण अगर होगा उस गैस में, तो वहीं पर उसको क्या कर देते हैं? फिल्टर कर देते हैं। तो वो यही पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। डायफ्राम एक महत्वपूर्ण मांसपेशी है जो निम्नलिखित में शामिल होती है? रक्त पंप करना, भोजन, व्यायाम के दौरान सांस लेने में, हवा को छानने में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर सी, ठीक है। व्यायाम के दौरान जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो ऊपर नीचे होता है ना लंग्स हमारा, या सांसें अंदर जाती है तो फूलता है, पचकता है, उसमें जो सबसे मुख्य क्रिया होती है वो हमारा किसका होती है? डायफ्राम की होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीव्र शारीरिक गतिविधि के दौरान शरीर में ऑक्सीजन की मांग क्या होगी? बढ़ जाती है, इंक्रीज, बढ़ जाएगी। जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहां दौरान पूछा है। बढ़ जाती है। हाँ, अगर आपसे दौरान की नहीं लिखा होता, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? घट जाती। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? व्यायाम के दौरान हवा को अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इंस्पायरेशन। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे? अगला क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि रक्त में कौन सा वर्णक व्यायाम के दौरान मांसपेशी, देखिए हिंदी में तो थोड़ा दिक्कत हो रही है, इंग्लिश में ही पढ़ के समझना पड़ेगा। Which respiratory pigment in the blood is responsible for transporting oxygen to the muscles during exercise? तो वो कौन सा पिगमेंट है जो क्या करता है? ब्लड को ऑक्सीजन देने के लिए काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन वो पिगमेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है? द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम एंड मसल सेल ड्यूरिंग एक्सरसाइज इज नोन एज?
इंटरनल एक्सरसाइज के दौरान क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ब्लड स्ट्रीम और मसल सेल के बीच में। मतलब जिस मसल्स में हमारा, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, सेलुलर, टिश्यू रिस्पिरेशन। सेलुलर। तो ऑप्शन नंबर, हाँ इंटरनल होगा सर, सेलुलर होगा सर, क्योंकि कोशिकाओं के अंदर होता है। सही है, लेकिन ये सेलुलर इंटरनल के अंदर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जी, इंटरनल आपका राइट इंटरनल आंसर होगा। चलो टिश्यू करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन अंग शारीरिक गतिविधि के दौरान श्वसन की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, स्टमक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, तीव्र व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन के परिणाम स्वरूप निम्न का उत्पादन होता है। भैया इतना हिंदी नहीं समझ पाऊँ। Anaerobic respiration in muscle cell during intense exercise result in the production of, तो anaerobic respiration जो होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है, तो उसके द्वारा क्या उत्पन्न हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर लैक्टिक एसिड, बी इज करेक्ट, सॉरी, लैक्टिक एसिड। ठीक है, यहाँ बात कर रहे हैं द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, निश्वसन। ठीक है, व्यायाम के दौरान सांस को बाहर निकालना आपका एक्सपायरेशन है। व्यायाम के दौरान फेफड़ों का प्राथमिक कार्य क्या होता है? रक्त का पंप करना, भोजन पचाना, गैस विनिमय या हवा को छानना? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गैस एक्सचेंज करने का काम करता है। हवा को छानने का काम नजल कैविटी खाली करती है। व्यायाम के दौरान गैस विनिमय होने वाला श्वसन अंग कौन सा है? एल्वियोलाई। कौन है? एल्वियोलाई। हाँ, एल्वियोलाई। Which of the following muscle is primarily responsible for forcing air out of the lungs during exhalation during exercise? यानी कि एक्सरसाइज के दौरान वह कौन सा मसल जिम्मेदार है जो सांस बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार होता है? डायफ्राम, इंटरकॉस्टल, एब्डोमिनल, ऑल ऑफ द अबव? डी ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। इन द इंक्रीज रेट ऑफ रिस्पिरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज प्राइमरली ड्यू टू, कहने का मतलब क्या है? व्यायाम के दौरान श्वसन की बढ़ी हुई दर मुख्य रूप से निम्न के कारण होती है। आप व्यायाम कर रहे हो और उसके दौरान आपका श्वसन का दर बढ़ गया, तो किस कारण होगा? ऑक्सीजन की बढ़ी हुई मांग की वजह से बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ उत्पादन से हो जाता है, ए बी दोनों होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? दोनों कैसे होगा? ऑप्शन होना चाहिए सर, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ जी। नहीं, ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा। ऑक्सीजन बढ़ेगा। सर, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तभी तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। हाँ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। ठीक है, दोनों ही सही है जी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? जैसे ही आप एक्सरसाइज शुरू करते हो तो आपके बॉडी के अंदर क्या होने लगता है? ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने लगती है। तो क्यों बढ़ती है? क्योंकि मैक्सिमम नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में आने लगता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। एथलीटों में श्वसन की प्रक्रिया दो मुख्य चरणों में विभाजित होती है। एथलीट वाला जो होता है श्वसन प्रक्रिया क्या होता है? इंस्पिरेशन, एक्सपायरेशन, एक्सटर्नल और इंटरनल, एरोबिक, एनारोबिक, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। बढ़िया क्वेश्चन दिया, अब बताओ। सी ऑप्शन। एरोबिक एंड एनारोबिक। एथलीटों में श्वसन की प्रक्रिया दो मुख्य चरणों में विभाजित होती है।
नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो लोग आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 छोड़ा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है? Which of the following statement is true about anaerobic respiration in the muscle cell during exercise? एनारोबिक का बताना है। तो क्या बोल रहा है? यह एरोबिक श्वसन से अधिक कुशल होता है? नहीं। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में नंबर होता है? सी। नहीं। यह एरोबिक श्वसन की तुलना में अधिक मात्रा में एटीपी का उत्पादन करता है? हाँ। यह एरोबिक से कम कुशल होता है। ये 17 का बताना है आपको। नंबर सी। सी नहीं होगा। यह एरोबिक श्वसन में कम कुशल है। करेक्ट होगा। यह एरोबिक से कम कुशल होता है भैया। एरोबिक ज्यादा अच्छा होता है ना। एरोबिक जी जी ज्यादा अच्छा होता है, एनारोबिक होता है। बताइए, आप लॉन्ग डिस्टेंस तक दौड़ने का क्षमता रखते हैं, वो ज्यादा आपकी फिटनेस अच्छी होती है कि आप खाली 20 सेकंड में काम करके थक जाए, वो वाली अच्छी है? एरोबिक क्षमता से ज्यादा अच्छी होती है एनारोबिक। एनारोबिक से ज्यादा अच्छी एरोबिक होती है। आइए आगे बढ़ेंगे। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ड्यूरिंग एक्सरसाइज? तो व्यायाम के दौरान श्वसन प्रणाली निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए जिम्मेदार होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बोथ बी एंड सी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। डी होना चाहिए। दोनों ही सही है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। The process of breaking down glucose to release energy during exercise is called respiration, photosynthesis, fermentation, transpiration। इन ऑप्शन में से तो देखिए रेस्पिरेशन ज्यादा अच्छा है इन चारों ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? द इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज प्राइमरी कंट्रोल्ड बाय। अगर आपका क्या हुआ है, एक्सरसाइज के दौरान आपका ब्रीदिंग बढ़ गया है, तो फिर ये किसके द्वारा कंट्रोल होगा? ब्रेन के द्वारा। तो ये कुछ रहा क्वेश्चन आपके सामने, जो कि सिंपल एमसीक्यू था। घबराइए मत सर। 14 नंबर क्या? सर हाँ सर 14 नंबर एक बार क्वेश्चन दिखाइएगा तो। 7 नंबर भी सर। 14 नंबर। हाँ सर 14 नंबर। यस सर। हाँ सर, इसमें जो एब्डोमिनल मसल्स भी है, जैसे डायफ्राम और इंटरकॉस्टल तो होता ही है। ये एब्डोमिनल मसल्स सर किसके लिए बता रहा है ये? देखो बात हमें बता दे रहे आपको। कभी कभी ऑल ऑफ द एबव वाले क्वेश्चंस में दो ऑप्शन अगर आपको सही लग रहा है तो आप किसके साथ जाओगे? क्योंकि तीसरा ऑप्शन तो है भी नहीं। एब्डोमिनल में हम कह सकते हैं कि सपोर्ट करता है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कभी कभी जब दो हमको करेक्ट लग रहा है तो मतलब दो सौरभ सर क्वेश्चन बताया सर। सर ज्यादा रेट पे ना मत चला कीजिए, उससे क्या होता है समझ नहीं आता कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत। तो सर 7 क्वेश्चन बता दीजिए। एक मिनट भाई, बताने दो मुझे। सौरभ सर आप शांत रहिए, मैं बता रहा हूँ सबको क्या गलत बता रहा हूँ। बस चुपचाप आप रहिए, देखते रहिए। कोई दिक्कत हो बताइएगा। अभी पढ़ने दीजिए। दिक्कत हो रही सभी को ना, रिकॉर्डिंग भी होता है, फिर देखने में दिक्कत लगता है सबको। यही रिकॉर्डिंग आप देखेंगे तो सौरभ सर एक रिक्वेस्ट। सौरभ सर जी
वो सर ज्यादा रेड पेन ज्यादा चलाते हैं तो समझ नहीं आता, एक ही बार टिक करिए जो सही ऑप्शन हो। ठीक ठीक, आगे बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रिस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन मसल्स सेल ड्यूरिंग एक्सरसाइज। यहां पर देखिए आपके 2 क्वेश्चंस के आंसर सही है। यहाँ पर आपके दो आंसर सही होंगे या 3 आंसर सही होंगे, कोई एक गलत है इसमें। ये पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन का प्रकार होता है। ठीक है, एरोबिक भी होता है, एनारोबिक भी होता है और फर्मेंटेशन भी होता है। ठीक है, तो जो नहीं होता है वो कौन है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। यहाँ पर डी इसमें क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन मसल। तो तीनों होगा, ए बी और सी। ठीक है, ये आपका 2-2 ऑप्शन वाला आंसर आ रहा है। आपको 2 आंसर कोई बताना है या 3 आंसर बताना है, सही होगा। यहां पर हमारा है द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर एथलीट्स बिकॉज। इसमें से कोई 2 या 3 ऑप्शन सही है। इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ए कैसे होगा? बी regulates the temperature, aids in water absorption. ठीक है, ये क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन अंग शारीरिक गतिविधि के दौरान श्वसन की प्रक्रिया में शामिल होता है? ए, बी और सी, ये तीनों होते हैं, पेट नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायफ्राम एक महत्वपूर्ण मांसपेशी है जो निम्न में से क्या काम करती है? व्यायाम के दौरान सांस लेने में मदद करती है। अभी शायद हम लोगों ने ये पढ़ा था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। सी सर, सी। हाँ, यहाँ वाला क्वेश्चन देखते हैं, वो मुझे कुछ रिपीटेड लग रहा था। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, नया क्वेश्चन है। What is the immediate effect of exercise on respiratory system? Increased breathing rates. B option. क्या है? बस 1 मिनट का वेट करिएगा, थोड़ा लाइट का यहाँ पे इशू है, बस अभी उसको ठीक कर रहा हूँ, 1 मिनट का। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे। तो शुरू करेंगे। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज एन इमीडिएट। इमीडिएट देखिए, हम भी जब एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारे तंत्र पे, हमारे सिस्टम पर 2 प्रकार के प्रभाव होते हैं। एक होता है इमीडिएट और एक होता है लॉन्ग टर्म।
इमीडिएट का मतलब होता है कि जब तुरंत एक्सरसाइज के दौरान, इमीडिएट का मतलब क्या होता है, एक्सरसाइज करने के दौरान। और लॉन्ग टर्म जब भी पूछेगा तो इसका मतलब है कि आप जब रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो उसके परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप लंबे समय के लिए आपको उसके क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिक्रीज ब्रीदिंग रेट नहीं, इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो हम जब एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो सांस लेने की जो दर में क्या हो जाएगी, तुरंत वृद्धि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म। देखिए लॉन्ग टर्म का मतलब मैंने बताया था जो कि क्वालिटेटिव चेंजेस हो आपके बॉडी में, मतलब आपकी ऑर्गन सिस्टम में क्वालिटेटिव चेंजेस हो, और ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है। अब देखिए, तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र पर नियमित व्यायाम का दीर्घकालिक प्रभाव है। तो रिड्यूस कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी नहीं, इंक्रीज लंग कैपेसिटी यस, बी सही है। इंक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस, फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि होती है, हाँ सही। वायु मानव प्रतिरोध उत्पन्न होता है, नहीं। ठीक है, डिक्रीज एलोलिवियर सर्विस, ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ड्यूरिंग एक्सरसाइज द इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट एंड डेप्थ इज नोन एज। आप एक्सरसाइज के दौरान आपका जो ब्रीदिंग रेट बढ़ा है और डेप्थ बढ़ा है उसको हम किस नाम से जानते हैं, डेस्पेनिया, हाइपरवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन, यूपेनिया। नंबर सी। तो हाइपर वेंटिलेशन, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट हैपेंस टू द टाइडल वॉल्यूम ड्यूरिंग विगोरस एक्सरसाइज। मतलब जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस समय हमारा टाइडल वॉल्यूम किस पर प्रभाव पड़ता है, वो इट डिक्रीज होता है, इट रिमेन्स द सेम, वैसे ही रहता है, या बढ़ जाता है, या इट बिकम इनकॉन्सिस्टेंट, मतलब असंगत हो जाता है। क्या यहाँ पे आंसर होगा, बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, तो बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ लॉन्ग टर्म एरोबिक एक्सरसाइज ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इनमें से कौन सा हम लंबे समय का अगर अभ्यास करते हैं तो एरोबिक सिस्टम पर पड़ने वाले प्रभाव से है। इंक्रीज रेजिडुअल वॉल्यूम, डिक्रीज वाइटल कैपेसिटी, ये तो होगा नहीं। इम्प्रूव एफिशिएंसी इन गैस एक्सचेंज, डिक्रीज डायफ्रामेटिक स्ट्रेंथ। तो ऑप्शन नंबर देखिए, अब दो में आपको कंफ्यूजन किसको हो रहा है, इंक्रीज रेजिडुअल वॉल्यूम, ए नहीं होगा, सी इज करेक्ट है। गैस विनिमय करने की क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, यहां पर एरोबिक में बोला है। आगे बात, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है। रेजिडुअल वॉल्यूम वो होता है कि जब आप सांस, पूरी हवा को, पूरे गैस को अपने लंग से बाहर निकाल दे, बची हुई के अलावा बची हुई अमाउंट ऑफ गैस आपके लंग से बच जाती है, दैट इज रेजिडुअल। नेक्स्ट है, एन इमीडिएट इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स। इमीडिएट में क्या होगा, लोअर रेस्पिरेटरी रेट नहीं, इंक्रीज ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन बाय मसल्स ये होगा, डिक्रीज ये नहीं होगा, रिड्यूस ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। एक चीज मैं बता दूं आपको, देखिए एक चीज और, एक ट्रिक बताता हूं आपको। कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन, कोई भी सिस्टम में पूछ सकता है, चाहे वो मस्कुलर सिस्टम में पूछ दे, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पूछ दे, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम पे पूछ दे, चाहे वो मतलब कोई भी सिस्टम पे पूछ दे आपसे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे। आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये दो प्रकार से पूछेगा, या तो लॉन्ग टर्म पूछेगा या फिर इमीडिएट या शॉर्ट टर्म करके पूछेगा। ठीक है,
तो आपने क्या करना है, जहां इमीडिएट वर्ड देखेंगे वहां पे इंक्रीज्ड, जहां पे ज्यादातर इंक्रीज लिखा होगा उस ऑप्शन को आपको सही करना है, ठीक है। तो इंक्रीज और लॉन्ग टर्म इफेक्ट वाले में क्या होगा, वर्ड इंप्रूव होगा, क्या होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म रेगुलर एक्सरसाइज कैन रिजल्ट डिक्रीज, तो ये होगा ही नहीं। इंक्रीज रिस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथ, ये सही यस है। सर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा 7 का। 8 को देख लेते हैं। 8 हमारा क्या कह रहा है, द टर्म मिनट वेंटिलेशन रेफर्स टू, मिनट वेंटिलेशन किसे कहते हैं। सी ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, द वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड पर मिनट। 1 मिनट में हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर का एक्सहेल और इनहेल करते हैं, इसके रेट को ही हम क्या कहते हैं, मिनट वॉल्यूम या मिनट वेंटिलेशन, रेस्पिरेटरी मिनट वॉल्यूम भी कहते हैं। Which of the following changes occurs in the respiratory system immediately during exercise? तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सा सबसे तुरंत आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा, इंक्रीज पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, लंग्स। लंग्स, याद रखिएगा। तो लंग्स के अंदर, और वेंटिलेशन मतलब गैसों का जो आप वेंटिलेट कर रहा है, मतलब वायु का आदान प्रदान जो हो रहा है, ठीक है। तो इसका ये रेट बढ़ जाएगा। विच लॉन्ग टर्म एडॉप्टेशन ऑकर्स इन द एल्वोलाई ड्यू टू रेगुलर एक्सरसाइज। अब एल्वोलाई में क्या चेंजेस होगा अगर हम रोजाना एक्सरसाइज करते हैं तब। तो इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ गैस एक्सचेंज, ये क्या हो जाएगा, ये इंप्रूव इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे, ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज द बॉडी इंक्रीज ब्रीदिंग रेट प्राइमरली टू, यानी कि तीव्र व्यायाम के दौरान शरीर मुख्य रूप से सांस लेने की दर को बढ़ाता है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नहीं, तीव्र व्यायाम के दौरान शरीर मुख्य रूप से सांस लेने की दर बढ़ाता है। ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज द बॉडी इंक्रीज ब्रीदिंग रेट प्राइमरली टू एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है, वन ऑफ द लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज, लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज बताना है। बारह नंबर सर, थोड़ा सा 11 में क्या ये भी इसका हो सकता है क्या, रक्तचाप में वृद्धि, सर ब्लड प्रेशर की तरफ बढ़ता है। देखिए यहाँ पूछा क्या गया है कि आप तीव्र व्यायाम करते हैं, उसके दौरान सांस लेने में किसकी दर बढ़ जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की वृद्धि सबसे ज्यादा बढ़ती है, रक्तचाप तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। इनके अलावा चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, कुछ नए क्वेश्चन देखा जाए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखेंगे। आइए, जो बच्चे ट्रिपल भी तैयारी कर रहे हैं और नवोदय केवीएस ईएमआरएस वो देख ले, उनके लिए जरूरी है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एनारोबिक रिस्पिरेशन ऑकर्स इन द मसल सेल्स ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज।
यस सही है, सही है ना? यस सर। हाँ। नेक्स्ट है द रेस्पिरेटरी रेट। कहने का मतलब क्या है? द रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीजेस टू मीट द बॉडीज डिमांड फॉर ऑक्सीजन। ये भी सही। ये सही ठीक है है। सर। द डायफ्राम प्ले अ क्रूशियल रोल इन फैसिलिटेटिंग ब्रीदिंग। सांस ये लेने सही में है। सुविधा सही है प्रदान सर। करने में डायफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है डी, हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द मसल्स टू द लंग्स। गलत डी है। गलत है। Alveoli are the site of gas exchange between the lungs and the blood stream। सही। सही है। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको कौन सा ऑप्शन गलत हुआ। यहाँ देखिए हिंदी वाले बी में वाला। ए सही है, ठीक है, बी सी ई। बी सही है, ठीक है, डी आपका गलत है और ई सही है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, जब हम फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो कौन सा है हमको बताना। अगर आपने देखिए मैं बता दूं सच्ची में, सच्चाई में अगर आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस को लगाना आप सीख गए तो एक बात मान के चलिए कि आपको नौकरी मिल गई। नहीं तो पड़े रहिए सिर्फ यूपीटीजीटी के आश्रय में और एज अपना एक्सपायर करते जाइए। द नसल कैविटी फिल्टर्स द एयर वी ब्रीथ ड्यूरिंग एक्सरसाइज। सही बात। व्यायाम के दौरान हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसे नाक गुहा फिल्टर करती है। सही है। जी। श्वास नली गैस विनिमय के लिए जिम्मेदार है, प्राथमिक अंग होता है। नहीं। सी नहीं होगा। द स्टमक प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेस्पिरेटरी ड्यूरिंग। डी भी नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, बी वाला तो हम पढ़े ही नहीं। बी वाला यहाँ क्या बोला है? द ट्रैकिया इज प्राइमरी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज। यहाँ ये नहीं। सही है। ब्रोंकी आर ब्रांचेस ऑफ द ट्रैकिया दैट कैरी एयर टू एंड फ्रॉम द लंग्स। ब्रांकी क्या होता है? सांस की शाखाएं हैं जो फेफड़ों से हवा को अंदर और बाहर ले जाती है। ये सही है, ठीक है। सी सही सी है, सही बी है, गलत है। बी गलत है। ए, सी और ई सही है। द लंग्स आर द प्राइमरी ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ पर सही हो गया? इसका क्या आंसर निकल के आता है? ए और क्या है? सी और ई। ए, सी और ई सही है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। और नहीं, मैंने जो ट्रिक बताया है क्या करना पड़ेगा? पहले आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर आइए कि कौन सा बिल्कुल नहीं हो सकता है और कौन सा बिल्कुल हो सकता है। पहले तो एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिमाग में बनाइए जितना अभी तक आप पढ़ चुके हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शारीरिक गतिविधि के दौरान श्वसन के प्रकारों और उनकी भूमिकाओं का सटीक वर्णन करता है? एरोबिक रिस्पिरेशन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मस्कुलर सेल्स ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज। गलत है। गलत है। एरोबिक रिस्पिरेशन इज लेस एफिशिएंट देन एरोबिक रिस्पिरेशन बट कैन ये भी प्रोवाइड गलत है। एनर्जी मोर रैपिडली। यस, ये सही है। एनारोबिक क्या होता है कि ये एरोबिक की तुलना में अधिक सक्रिय नहीं होता है, लेकिन यह एनर्जी जल्दी प्रोवाइड करता है। किसकी तुलना में? एरोबिक से जल्दी देता है। जैसे मैं बता दूं, एक एग्जांपल है, समझिएगा। स्लो ट्विच फाइबर और फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स। आप दो प्रकार के मसल फाइबर्स को पढ़े होंगे ना। तो स्लो वाला की अलग क्वालिटी है, फास्ट वाले की अलग क्वालिटी है। स्लो वाला क्या करता है? देर तक कार्य करता है लेकिन जल्दी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है। ठीक, इसके अंदर इंड्योरेंस होती है। फास्ट वाला क्या करता है? जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करता है लेकिन थक जल्दी जाता है।
इसके अंदर थकान जल्दी हो जाएगी। सेम उसी प्रकार से जो एरोबिक वाला होता है और एनारोबिक जो होता है, एरोबिक ज्यादा अच्छा होता है जो लंबे समय के लिए काम करता है, ठीक है। तो एनारोबिक क्या होता है, ये कम समय के लिए काम कर रहा है, जिसकी वजह से एरोबिक ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर रिस्पिरेशन की बात हो रही है और रिस्पिरेशन जिम्मेदार होता है इंड्योरेंस के लिए। किसके लिए जिम्मेदार है? इंड्योरेंस, स्टेमिना के लिए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे क्या क्या हुआ, एक बार मिटा दूं, नहीं बाद में वही दिक्कत हो लगती है। समझिएगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे है कि एरोबिक रिस्पिरेशन इज द प्राइमरली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल्स सेल्स ड्यूरिंग इंटर एक्सरसाइज, ये सही है। यहाँ पे बोल रहा है कि एनारोबिक रिस्पिरेशन इज लेस एफिशिएंट देन एरोबिक रिस्पिरेशन, बट बी भी सही है। फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ रिस्पिरेशन दैट ऑकर्स इन प्लांट सेल, ये भी सही है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस दैट ऑकर्स इन मसल सेल्स, नहीं। लैक्टिक एसिड इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन इन मसल्स, ये भी सही है, ठीक है। तो ये सी डी आपका गलत है, ए बी और ई आपका सही है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर और क्वेश्चन करना है, मैच द कॉलम वाला। यस सर। किया जाए? जी सर। नसल कैविटी, यहाँ पर आंसर लिखेंगे इसका। नसल कैविटी कौन क्या करता है? फिल्टर्स एयर पैसेज वे है, ब्रांचेस ऑफ ट्रैकिया है, या साइट ऑफ गैस एक्सचेंज है। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें आ रही हैं, फिल्टर ऑफ एयर भी है और पासेज ऑफ एयर पासेज वे है, तो ए का दूसरा होगा, ए का दूसरा, ठीक है। ट्रैकिया क्या करता है? ब्रांचेस ऑफ ट्रैकिया, नहीं, ट्रैकिया आपका क्या है? एयर पासेज वे है। एल्वोलाई क्या है? साइट ऑफ गैस एक्सचेंज है। डी का यहाँ पर रखते हैं बी को 3 के साथ और डी को रखते हैं 5 के साथ, ठीक है। अब क्या हो गया? ब्रोंकी, ब्रोंकी इज द ब्रांचेस ऑफ ट्रैकिया, मतलब ये आएगा। और लैरिक्स क्या होगा? 1 नंबर पे आएगा, जो कि हमारा साउंड कम्युनिकेशन के लिए जिम्मेदार होता है, तो ई के साथ 1 हो जाएगा, समझ गए। ए का दूसरा, बी का तीसरा, डी का 5वां और ई का पहला, बाकी जो बचा है उसको मिला लीजिएगा। समझ गया कि नहीं? यस सर। जी सर। किस किस को ठीक लग रहा है ये क्लास? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बहुत लेवल को उड़ा रहे हैं। अब देखिए एक ही टॉपिक से क्वेश्चन लाना, इतना क्वेश्चन लाना, हर प्रकार क्वेश्चन लाना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एक टॉपिक से 60, 70, 80, 100 क्वेश्चन और अलग अलग प्रकार के जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, हर प्रकार के क्वेश्चन एक टॉपिक से लगाइए, एक एक टॉपिक को सही करिए। अब पूछ रहा है, देखिए एक तरफ पूछ रहा है टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन और दूसरा पूछ रहा है उसका डिस्क्रिप्शन, कि किस प्रकार के, जैसे एरोबिक रिस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं? ऑकर्स इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, नहीं, दूसरा वाला सर एरोबिक। तो बी का क्या हो जाएगा यहाँ पर? पहले का बी, बी का पहला, बी का पहला, पहले का दूसरा, और ए का दूसरा। फिर क्या पूछ रहा है? फर्मेंटेशन, फोटोसिंथेसिस, लैक्टिक एसिड, फर्मेंटेशन, तो बाय प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रिस्पिरेशन इन मसल्स, तो डी का क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ई का क्या हो जाएगा? 5वां। अब आपका क्या पूछ रहा है? फर्मेंटेशन एंड फोटोसिंथेसिस, तो प्लांट से जो एनर्जी बनती है या उससे जो प्लांट अपना सेल जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा करते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो डी का क्या हो जाएगा? डी का चौथा और सी का तीसरा, समझ गए?
नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, गैसेस एक्सचेंज। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप लोग तैयारी कर रहे यूजीसी नेट का? नहीं, ये लेवल आपका DSSB नवोदय KVS में आ सकता है, तो आप तैयार रहिए, कुछ भी हो सकता है, इसका लेवल बड़ा होता है, ठीक है? तो आपको थोड़ा इस सब चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। क्वेश्चन हर प्रकार के लगाइए, लगाने से बुद्धि खुलेगा, थ्योरी दिमाग में घुसेगा। सिर्फ एक ही प्रकार के चीजों को लगाते चले जाएंगे तो आपके अंदर फालतू का ओवर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आपको लगेगा कि अरे मुझे तो सब आता है। लेकिन जैसे ही आप किसी एग्जाम में बैठते हो और आप नहीं निकाल पाओगे तो फिर आपका डिमोटिवेट हो जाओगे। मैं आपको सच्ची बताऊं तो पैटर्न इतना गंदा कर चुके हैं ना, जैसे ये लोग, कुछ लोग ना मानसिकता ही खराब कर दिए यूपीटीजीटी के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इनहेलेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। इनहेलेशन का क्या मतलब होता है? दूसरा होना चाहिए सर। जब आपका इनहेलेशन होगा, अंदर होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ए का दूसरा, सही है? यस सर, दूसरे का तीसरा। ए का दूसरा सही है, और दूसरे का क्या हो जाएगा? बी का तीसरा। तीसरा। यहाँ देखिए इनहेलेशन मतलब जब होगा, जब आप सांस अंदर लेंगे तो आपका डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसकी साइज में वृद्धि होगी, और एक्सहेलेशन जब आप सांस को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर आपका डायफ्राम का मसल रिलैक्स करेगा और आपके अंदर साइज क्या होगा? छोटा हो जाएगा, समझ, लंग्स की साइज, ठीक है? यहाँ पे बोल रहा है इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है? मीट द इंक्रीज डिमांड फॉर ऑक्सीजन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, कैरीज आउट बाय द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड स्ट्रीम, ऑकर्स इन द एल्वेलाई। देखिए F नंबर को पकड़ लेते हैं, जो पहले आसान होता है उसको पकड़ लो। F नंबर आपका 6 बता रहा है, F का 6 है। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल का मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना, कैरीड आउट बाय हीमोग्लोबिन इन द ब्लड स्ट्रीम। तो E का ये सर डी का 5वां, सर ई का 5वां, सॉरी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैरीड आउट बाय, तो डी का 5वां हो जाएगा यहाँ, ठीक है? समझ में नहीं आ रहा हो कुछ लोगों को, ऐसा लग रहा है मुझे। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि उसी में सब ऐसा लग रहा है कि बहुत खचपच वचपच हो रहा है। नहीं सर, क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल का है। अरे सभी को समझ में आना चाहिए ना, कुछ लोग, सभी के साथ होना चाहिए ऐसा। कितने लोग एग्री हैं इस बात से कि सही है कि नहीं क्वेश्चन? आप लोग नहीं होंगे, क्वेश्चन सही है सर, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है बस। इसके लिए थ्योरी बढ़िया करना पड़ेगा, और आप इसी लेवल का थ्योरी बना के रखिए, गड़बड़ाइए नहीं बहुत दिक्कत होगा फिर, ठीक है? चलिए छोड़ देते हैं इसको, आगे बढ़े। अब आपका एक क्वेश्चन और है, अरेंज करना है सीक्वेंस। ये तो और ज्यादा टफ है, यूजीसी पर है। हालांकि आज की टाइम हो गई है तो आगे कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? ये सब यूजीसी लेवल का क्वेश्चन है, तो कल हम लोग इसको तैयारी करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। जिसको भी ये सारे नोट्स बहुत ही जल्द आने वाले हैं, और जिनको ये सारे प्रैक्टिस पेपर चाहिए यूजीसी वाले, ये सब आपको भी मिलने वाले हैं। टॉपिक वाइज 10,000 क्वेश्चन का तैयारी चल रहा है। इसके अलावा अभी गेम्स वाला भी बुक आने वाली है, गेम्स के क्वेश्चंस खाली होंगे उसमें। 25 गेमों के पूरे क्वेश्चंस होंगे, हिस्ट्री से, उसके फेडरेशन से, उसके रूल रेगुलेशन से, उसके